हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बेहतर हो? पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई होनी भी चाहिए। तो आइए हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 2 एक नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ आपके सामने आए और एक बेहतरीन अंदाज में हम लोग हेलो एरिन्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स है हेलो एरिन्स से ही रिलेटेड है। हेलो एरिन्स की जो टॉपिक्स है उसमें हम सेकेंड जो आज बात करने वाले हैं और ये एक्टिविटी को लेकर के बातचीत आज हमारी जारी रहेगी। लेकिन आप जरा हेडिंग को देखो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स। तो जैसा कि आपने देखा था कि सर हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी काफी लेस थी, तो लेस होने के पीछे रीजंस आपने देखे थे, रेजोनेंस इफेक्ट आपने देखा था, आपने हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के देखा था और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन बेसिकली दो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी लेस होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसे ही हेलो एरिन्स के आर्थो या पैरा पोजिशंस पर मैं बात कर रहा हूं ये कि बेटा हेलो एरिन्स के आर्थो एंड पैरा पोजिशन, हेलो एरिन्स के आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से हेलो एरिन्स की जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी होती है, हेलो एरिन्स की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ये इंक्रीज कर जाती है। तो आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक्स है, इसी को लेकर डिस्कस करेंगे और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे यार, हल्के में नहीं लेना। हेलो एरिन्स की जो रिएक्टिविटी है वो तो लेस थी, तो लेस होने के पीछे रीजंस आपने देखे थे, लेकिन मैं आज ये बात कर रहा हूं, इस पर बातचीत जारी रहेगी हमारी कि हेलो एरिन्स के आर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से हेलो एरिन्स की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। और ये जो रिएक्टिविटी होती है सिर्फ और सिर्फ कहां देखा गया? आर्थो एंड पैरा पोजिशन। मतलब मेटा पोजिशन की अगर हम बात करें, हेलो एरिन्स के मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से रिएक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की मुद्दा यही है, क्यों नहीं पड़ता है सर? ये मेटा पोजिशंस पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अटैच होने से, उनको लगाने से रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आते हैं उस चीज को समझते हैं। देखो मैडम, हम एनसीईआरटी कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने हम दे रहे हैं। एनसीईआरटी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे आप देखोगे एनसीईआरटी में सर कोई ये जो दिया है क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात किया है, तो फर्स्ट नंबर पे आपने लिया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि हेलो एरिन्स या क्लोरोबेंजीन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्टिविटी थी ये काफी लेस थी, यानी ये इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, तो हमको ड्रेस्टिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। सर सवाल है कि ड्रेस्टिक कंडीशन क्या होता है? तो आपने यहाँ पर NaOH लिया, साथ में आप टेम्परेचर देखे तो करीब करीब 623 केल्विन टेम्परेचर वहां पे लिया गया है। प्रेशर की बात करेंगे तो 300 ATM प्रेशर वहां पर है, और सेकंड नंबर पे एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी है। तब जाकर के आपने बोला कि सर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये OH माइनस आता है और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज योर फिनॉल। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए, मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए मुझे ड्रेस्टिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ा, मतलब 623 केल्विन, 623 केल्विन, और साथ में जो प्रेशर है उतना मेंटेन करना पड़ा, 300 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पड़ेगा। तब जाकर के बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और यहाँ पर OH माइनस अटैक करता है और दैट फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो मैं सेकंड यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन से लिखूं, फर्स्ट रिएक्शन में आपने देखा ये, अगर मैं सेकंड रिएक्शन यहाँ पर लिखूं तो क्लोरोबेंजीन ही है। क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पर आप क्या लगा दो? NO2 लगा दो। जैसा कि आप जानते हैं कि सर ये जो NO2 ग्रुप होता है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है।
अब इस कंपाउंड का रिएक्शन देखा गया कि NaOH से किया गया और टेम्परेचर 443 केल्विन रखा गया, टेम्परेचर तो लो कर दिया गया। प्रेशर की बात यहाँ पे नहीं थी, प्रेशर नॉर्मल था, H प्लस के साथ रिएक्शन किया गया तो अब देखा गया बॉन्ड ब्रेक हो गया, इजिली, काफी इजिली हो गया और ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बस इसी चीज को हमको समझना है सर, इसी चीज को समझना है कि क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तक आ रहे हैं तो मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी या उसको इसका सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए मुझे देखो ये टेम्परेचर कितना हाई, प्रेशर, ये सब मेंटेन करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देखो कितना हो गया 443 केल्विन। प्रेशर की बात कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर और H प्लस के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिनॉल बन रहा है, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल बना है। तो बस इसी चीज को समझना है कि सर ये जो ग्रुप्स आया है तो इसकी वजह से रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर गई, इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे कि सर अगर मैं आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लगाते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों हो जाती है, इसी रिएक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो तो हम लोग समझते हैं इसकी मैकेनिज्म को, सर ऐसा हुआ क्यों, मैकेनिज्म। तो मैंने लिया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और जैसा कि मालूम है कि सर ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और ये आपके दिमाग में फिट कर दें कि सर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के लगाने से हैलोइरिन्स की जो रिएक्टिविटी है, इसकी जो रिएक्टिविटी है ये इंक्रीज हो जाती है। अभी आपने देखा था, चलो हम यहाँ पर OH माइनस जो था न्यूक्लियोफाइल जो कम फ्रॉम NaOH से ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा था, ये जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है ये उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पर लिविंग ग्रुप अटैच है, दिस इज योर लिविंग ग्रुप। तो ये जैसे ही अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे जाएगा। तो जैसे ही इसने अटैक किया तो आप जरा देखो सीन कुछ ये बनेगा, ये Cl एटम था, ये OH इस कार्बन पे अटैक किया और सेम टाइम पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे चला गया तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। बाकी एज सच ये दोनों पाई बॉन्ड अपने जगह पे हैं और ये ग्रुप्स अपनी जगह पे है। ये एक कार्बन आयंस जनरेट हुआ जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज। अब जरा गौर से देखो सर, ये निगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और ये फिर क्या है, पाई बॉन्ड है। हमने बताया होगा लेक्चर 1 में बेटा कि इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और केमिस्ट्री में जहां कहीं कॉन्जुगेशन होती है वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट होती है, ये चीज आपको हमने बताया था, रेजोनेंस इफेक्ट पैदा होगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहाँ डीलोकलाइज्ड होगा, जैसे यहाँ डीलोकलाइज्ड होगा बेटा तो यहाँ पर कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन चलेगी, OH अपने जगह पर, Cl अपने जगह पर, जो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप देखो जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो सेम टाइम पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक भी तो होने वाली है, इसी को रेजोनेंस कहते हो। चलो यहाँ पर ये अब निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे क्रिएट है, NO2 खतरनाक सा ग्रुप तांडव मचाने वाला है, तांडव मचाने वाला है कि सर देखो ये तो इलेक्ट्रॉन का, गरीब इलेक्ट्रॉन का मारा फिर रहा है। अब चूंकि यार कार्बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो चुकी है और केमिस्ट्री में चार्ज का होना अच्छी बात नहीं है। अब इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स है जो लगा हुआ, ये क्या करता है, उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ करने लगता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करता है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये स्टेबल महसूस करेगा क्योंकि चार्ज को कम की जा रही है। और जैसे ही रिंग के अंदर चार्ज, गौर से सुनिएगा, रिंग के अंदर मतलब बेंजीन रिंग के अंदर चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज की जो डेंसिटी हो डिक्रीज कर रही है, और केमिस्ट्री में चार्ज अगर डिक्रीज करता है तो निश्चित तौर पे बेटा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बस यही तो है केमिस्ट्री, इसी मायावी जाल का खेल है। अगर कहीं पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब वो रिएक्शन होगा, होगा होगा, रिएक्शन बिल्कुल होगा। तो आप जरा देखो सर, जिस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, NO2 ग्रुप अटैच है, उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट आ गया, नेगेटिव चार्ज बनी है।
नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहा है और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगा और अगर ये स्टेबलाइज होगा तो ये रिएक्शन प्रीफर्ड होगी, रिएक्शन भागेगी। तो बस यही तो रीजन है कि सर ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएटेड है बेंजीन के अंदर, जो नेगेटिव चार्ज आई उस नेगेटिव चार्ज को ये NO2 ग्रुप अपनी तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को चूस रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और चार्ज की अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो निश्चित तौर पे ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल होगा और अगर ये स्टेबल होगा तो फिर रिएक्शन तो बेहतरीन अंदाज में होने वाली है। और यही रीजन है कि NO2 ग्रुप अगर पैरा पोजीशंस पे है तो हेलो एरियंस की, किसकी भी मैं बात कर रहा हूं, हेलो एरियंस की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी है दैट विल इंक्रीजेस। आर यू क्लियर, आर यू श्योर? अरे डेप्थ में जाएंगे और पूरी एक्सरे कर देंगे यार, आप जरा देखो तो मेरे टॉपिक्स को सर्च करो यार, देखो लेक्चर 1 देखो पहले, लेक्चर 2 की बात करो उसके बाद आग लगा देंगे। एग्जाम करीब है, पढ़ना तो पड़ेगा वरना तो रोना पड़ेगा यार, ले लो हमसे ज्ञान वरना रहोगे परेशान। बेटा आओ 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 इधर देखते हैं केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक वैसी की तैसी। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर इसमें कांड होने वाली और वो कांड बार बार आपको बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा निश्चित तौर पे। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सेम टाइम पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है और जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पर बनेगा कार्बन को दिक्कत होगी, कार्बन का नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी वैलेंसी चार्ज तो छोड़ नहीं सकती। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के कार्बन पे गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये OH अटैक कर चुका था जो कि NaOH से आया था, Cl अभी इंतजार कर रहा है कि मुझे लात मारो, लात मारो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं और लात मारने वाला यहाँ पर OH है। अब जैसे ही देखो बेटा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिलोकलाइज होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा एज ए नेगेटिव। अब देखो लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर गया जो कि NaCl के रूप में बाहर होगा। तो आप गौर से देखो सर ये स्ट्रक्चर दैट विल कन्वर्टेड इनटू, देख लो ऐसी केमिस्ट्री नहीं मिलने वाली है मेरे भाई। देखो 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 OH डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तभी तो लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भागा, लात मार दिया गया उसको, निकल जा तू। और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है भाई और बाकी ये अपनी जगह पर ये NO2 लगाना भूल चुके हैं। तो देखिएगा ये तो आपने क्या देखा एक बेहतरीन अंदाज में, जैसे कि आपने देखा कि सर अगर पैरा पोजीशन, सिंपल सी बात है यार, आर्थो मेटा पैरा सबको क्लियर होना चाहिए। Cl के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को आर्थो नाम दोगे, Cl के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को मेटा नाम दोगे और Cl के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को पैरा दोगे यार, आर यू श्योर? तो देखा आपने पूरी मायावी जाल, हमने एक बेहतरीन अंदाज में आपको पूरा एक्सरे कर दिया यार कि NO2 ग्रुप को अगर पैरा पोजीशंस पे लगाओगे तो हेलो एरियंस की रिएक्टिविटी विल इंक्रीजेस। और मैंने इस रिएक्शन को जब मैंने कराया था याद करो मैंने टेम्परेचर को 443 केल्विन मेंशन किया था, तो ये टेम्परेचर कम है भाई, इसी टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रीफर्ड हो गया, रिएक्शन हो गया, टेम्परेचर लोकी गई मतलब रिएक्शन इजी वे में गया है। और इजी वे में ले जाने वाला बंदा कौन? NO2, कुख्यात आदमी है, तांडव कर दिया है। देखो 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 समझो यार, इतना डेप्थ में गया है टॉपिक्स, देखो समझो। क्लियर है? सेम पूरी स्ट्रक्चर पूरी चीज आर्थो पोजीशन पर आएगी। आर्थो पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगाएंगे तो भी वो आप देखोगे सर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन मेटा पर ऐसा क्यों नहीं होता उसको भी जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो और हम मेटा की बात करते हैं, हम लोग समझते हैं मेटा पोजीशन को लेकर के। बच्चों और बच्चियों नजर इधर होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, कंबल और रजाई से बाहर निकलिए, ठंडी बढ़ रही है, सुनने में बड़ा मजा आता है। लेकिन नहीं 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 यार, दुनिया में कुछ करना है, जिंदगी में कुछ करना है तो रजाई और कंबल छोड़ना पड़ेगा ना, फिर आपको रजाई और कंबल छोड़ना पड़ेगा। आइए एक बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन एनर्जी के साथ देखते हैं OH माइनस, जो कि बैठा है भैया, इंतजार कर रहा है कि इंतजार कब आए और मैं उस जगह पर जाऊं जहां पे मेरी बैठी हुई है, बैठा है या बैठी हुई है। देखो जरा न्यूक्लियोफाइल, गौर से देखो, मैंने लिखा है न्यूक्लियोफाइल, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रॉन का प्यासा, इलेक्ट्रॉन का मारा फिर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो चुके हैं भाई। OH को तलाश करनी पड़ेगी पॉजिटिव चार्ज की, और जैसे ही जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा पॉजिटिव उसको खींचकर चिपका लेगी और बॉन्ड, यार बॉन्ड ऐसे ही तो बनता है। चलो समझते हैं सर। तो OH माइनस की बात करें तो सर आपने कहा कि जैसा कि इसका NO2 का पैरा मेटा पोजीशन पर इफेक्ट नहीं होगा, माइंड में सेट कर लो, माइंड में प्योर लो, अपने माइंड के अंदर नहीं होता इफेक्ट, वही समझना है भाई।
चलो OH माइनस अटैक करा, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। चलो समझते हैं आगे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पर OH आया, Cl की बॉन्ड कमजोर पड़ रही है, Cl को लात मारा जा रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है, सेम टाइम पर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। अच्छा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड है, बाकी है सच पोजीशन पे यहाँ पर लग चुका है बाबू क्या, कौन सा ग्रुप, NO2। क्लियर है। अब यहाँ पर फिर वही कहानी यार, बार बार तो लोग को रेजोनेंस इफेक्ट बताएंगे, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन, फिर यहाँ पे रेजोनेंस पैदा होगी, रेजोनेंस की कांड होने वाली केमिस्ट्री में यही तो है। रेजोनेंस होगा तो डबल हेड एरो से आप दिखाएंगे, यहाँ पर डिलोकलाइज्ड होगा और इसी डिलोकलाइजेशन को आप रेजोनेंस कहते हो। जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन को दिक्कत होगी, बोलेगा पाई बॉन्ड भाई ब्रेक होकर अगले कार्बन पे जाओ, लात मार के आगे भाग। देखो जरा, OH अपने जगह पर, Cl अब बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए, वैसे भी वो लिविंग ग्रुप है, तांडव निकल। अच्छा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे NO2 अटैच है, जरा देखो, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड। आप बताओ ये जो स्ट्रक्चर बना, जो कार्बन आयन बना, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या उस कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? नहीं नहीं नहीं, मेटा पोजीशन पे। आप सर गौर से देखो सर, ये पोजीशन आर्थो होता है Cl के रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन मेटा होता है और ये पैरा होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनती थी और पैरा पोजीशन पर NO2 था, तो भी उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड है। लेकिन आप गौर से देखो सर, मेटा पोजीशन पर NO2 पे लगाने से उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आई है। मतलब अब इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो है मेरे भाई, जो बेंजीन के अंदर, जो बेंजीन रिंग के अंदर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी पैदा हो गई है, उस चार्ज को, उस चार्ज की डेंसिटी को, मतलब जो चार्ज की डेंसिटी है भाई, अब उसको डिक्रीज करने वाला नहीं वहां पर प्रेजेंट है, तो फिर ये आगे की कहानी नहीं चलेगी। मतलब इस चार्ज की डेंसिटी को डिक्रीज नहीं कर रहा, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। और अगर स्टेबल नहीं है तो कोई इफेक्ट पैदा नहीं होगी। लेकिन बहरहाल आगे की स्ट्रक्चर बना लो आप, तो ये फिर डिलोकलाइज्ड होगा। आगे की स्ट्रक्चर क्या बनेगी जरा आप बताओ देखकर सर। तो ये OH अपने जगह पे, Cl यहाँ पर पाई बॉन्ड बन चुका था, यहाँ पर NO2 ग्रुप आया था, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, सेम टाइम पर पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे चला गया। फिर इसका आगे का स्ट्रक्चर ये होगा कि सर ये नेगेटिव, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, फिर ये यहाँ से लीविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा, तो अगला इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ। मतलब फाइनल जो इसका कंपाउंड है ये बनकर तैयार हो गया मेटा पोजीशन पर। लेकिन आप देखोगे कि मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को लगाने से रिएक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कार्बन 9 बन रहा है, जो नेगेटिव चार्ज बेंजीन के अंदर क्रिएटेड है, उस चार्ज की डेंसिटी को कम नहीं कर पा रहा है NO2, क्योंकि NO2 पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ कहां आती है? पैरा पोजीशंस पर और आर्थो पोजीशंस पर। मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जब है ही नहीं, तो फिर उसको ये कम कैसे करेगा भाई? वो कम तभी करेगा जब उसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज आती है, उसके सामने, उसके हेड ऑन पर कोई आता तब उसको करता ना भाई। उसको बगल में नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड है, वो कम नहीं कर पाएगा। और अगर चार्ज की डेंसिटी को कम नहीं कर पाएगा तो फिर NO2 का मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी। तो आई होप बेटा आप लोग को क्लियर हो चुके टॉपिक्स। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आगे का नए अंदाज में लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो।